बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट, एगोनिस्ट कौन से सब्सटेंसेस है? एगोनिस्ट ये वो सब्सटेंस है जो रिसेप्टर्स पे एक्ट करे और क्या करे, उसको स्टिमुलेट करे। जबकि एंटागोनिस्ट क्या करता है, रिसेप्टर्स पे एक्ट करके उसको इनहिबिट करता है। उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी ज़ीरो होती है, एगोनिस्ट की इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है। और एड्रीनर्जिक जो है वो वर्ड नॉरएपिनेफ्रिन के लिए यूज़ किया गया है। जिन रिसेप्टर्स पे नॉरएपिनेफ्रिन एक्ट करता है, एपिनेफ्रिन एक्ट करता है, उन रिसेप्टर्स को क्या बोलते हैं? एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। हमारे पास एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स कौन से हैं? अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2। जिन पे नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन एक्ट करता है उनको एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स बोलते हैं। और जो सब्सटेंस इन रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं उसे बोलते हैं, और उनको स्टिमुलेट करते हैं उसे बोलते हैं एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट। जो उसको इनहिबिट करते हैं उसको एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट बोलते हैं। एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट हमारे पास तीन तरह के हैं: डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स, इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स, मिक्स एजेंट्स। जो डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स हैं ये वो सब्सटेंस है जो डायरेक्ट उन रिसेप्टर्स पे एक्ट करे जिस पे नॉरएपिनेफ्रिन जो है और एपिनेफ्रिन खुद जाके लगे, खुद जाके जिन पे ये सब्सटेंसेस लगते थे और स्टिमुलेट करते थे। इसी तरह ये भी डायरेक्ट रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करते हैं। और इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स ये क्या करते हैं, ये खुद रिसेप्टर्स पे नहीं एक्ट करते, बल्कि ये सब्सटेंसेस क्या करते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन की अमाउंट को क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं। कैसे करते हैं? या तो इसकी जो मेटाबॉलिज्म है या इसकी जो डिग्रेडेशन है उसको डिक्रीज़ करते हैं, या फिर इसकी रिलीज़ को क्या करते हैं, इन्हांस करते हैं। इनडायरेक्ट एक्टिंग। और मिक्स एजेंट्स ये क्या है, ये एक तो खुद डायरेक्ट जाके रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं, दूसरा ये नॉरएपिनेफ्रिन की जो रीअपटेक है उसको भी इनहिबिट करते हैं और उसकी रिलीज़ को भी ज़्यादा करते हैं। मिक्स एजेंट्स जो है रिलीज़ को भी ज़्यादा करते हैं और ख़ुद जाकर रिसेप्टर्स पे भी एक्ट करते हैं। और इनडायरेक्ट एक्टिंग क्या है, ये नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को इनहिबिट करते हैं, उसकी डिग्रेडेशन को इनहिबिट करते हैं और उसकी रिलीज़ को जो है वो इन्हांस करते हैं। डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स में हमारे पास ये कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं? हमारे पास डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स में जस्ट अल्फा 1 एगोनिस्ट भी है, हमारे पास अल्फा 2 एगोनिस्ट भी हैं जो सिर्फ अल्फा 2 पे एक्ट करते हैं। हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस भी हैं जो सिर्फ बीटा 1 पे एक्ट करते हैं, बाकी रिसेप्टर्स पे एक्ट नहीं करते, जो जस्ट बीटा 2 पे एक्ट करते हैं, बाकी अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 पर एक्ट नहीं करते। इसी तरह अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 अल्फा। तो अल्फा 1 एगोनिस्ट कौन से है? हमारे पास ड्रग है फिनाइल एफ्रीन, वो जस्ट अल्फा 1 पे एक्ट करता है। अल्फा 2 पे कौन एक्ट करता है? क्लोनिडीन और मिथाइलडोपा, जस्ट अल्फा 2 पे एक्ट करता है। बीटा 1 पे कौन एक्ट करता है? जस्ट डोब्यूटामीन, बीटा 1 पे एक्ट करता है। बीटा 2 पे कौन एक्ट करता है? जो जस्ट बीटा 2 पे एक्ट करता है वो हमारे पास कौन सी ड्रग है जो जस्ट बीटा 2 पे एक्ट करता है? वो है जो जस्ट बीटा 2 पे एक्ट करते हैं, वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास बहुत सारे ड्रग्स हैं, एल्ब्यूट्रोल, साल्मिट्रोल, टर्बिटोलिन, एटिनोलोल। बहुत सारी जो ड्रग्स हैं हमारे पास वो बीटा 2 पे एक्ट करती हैं। अल्फा 1 और अल्फा 2 पे कौन एक्ट करता है? हमारे पास क्या है? ऑक्सीमेटाजोलिन अल्फा 1 और बीटा 2 दोनों पे एक्ट करता है। जो बीटा 1 और बीटा 2 दोनों पे एक्ट करता है वो कौन सी ड्रग है? वो है आइसोप्रोटेरिनोल। जो अल्फा 1 अल्फा 2 और बीटा 1 पे एक्ट करता है वो है नॉरएपिनेफ्रिन, और जो अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 और बीटा 2 चारों पे एक्ट करता है वो है एपिनेफ्रिन। तो ये क्या है? वो सब्सटेंसेस जो जिन रिसेप्टर्स पे एक्ट करती हैं। सबसे पहले हम लोग एपिनेफ्रिन को डिस्कस करते हैं कि एपिनेफ्रिन जो है उसका क्या रोल है हमारी बॉडी में। एपिनेफ्रिन जो है वो कैसे काम करता है? एपिनेफ्रिन 80% एपिनेफ्रिन जो है वो कहाँ से रिलीज़ होता है? एड्रीनल मेडुला से। और 20% नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो एड्रीनल मेडुला से रिलीज़ होता है। बाकी नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो न्यूरॉन से रिलीज़ होता है। एपिनेफ्रिन अगर इसकी लो डोज यूज़ करें तो ये लो डोज में बीटा 1 रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है, और हाई डोज में ये बीटा 2 पे भी बल्कि अल्फ़ा 1 पे एक्ट करता है। हाई डोज में ये अल्फ़ा रिसेप्टर्स पे एक्ट करके क्या करता है? वेजो कंस्ट्रिक्शन। और बीटा 1 पे एक्ट करके ये क्या करता है? हार्ट रेट को इन्हांस करता है। बीटा 2 पे एक्ट करके ये वेजो डायलेशन भी, स्केलेटल मसल वेजल्स की वेजो डायलेशन और ब्रोंको डायलेशन काज करता है। एपिनेफ्रिन की एक्शन क्या है? ये क्या क्या करता है बॉडी में जाकर? एपिनेफ्रिन जो है वो बीटा 1 रिसेप्टर्स पे एक्ट करके क्या करता है? हार्ट रेट को ज़्यादा करता है। बीटा 1 रिसेप्टर्स क्या हैं? ये स्टिमुलेटरी रिसेप्टर्स हैं, ये GS रिसेप्टर्स हैं। CMP का लेवल ज़्यादा होगा तो हार्ट रेट भी ज़्यादा होगा। इसके अलावा ये वेजो डायलेशन करता है। वेजो डायलेशन कैसे? ये बीटा 2 रिसेप्टर्स पे जो स्केलेटल मसल्स हैं उनकी वेजल्स पे
जो बीटा 2 रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करेगा तो CMP का लेवल ज़्यादा होगा तो वेजोडाइलेशन काज होगी। इसके अलावा एपिनेफ्रिन जो है वो रीनल ब्लड फ्लो को कम करता है। अल्फा 1 रिसेप्टर्स पे जाके ये क्या करता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन क्योंकि अल्फा 1 रिसेप्टर्स ये क्या है, अल्फा 1 रिसेप्टर GQ रिसेप्टर्स हैं। तो GQ रिसेप्टर्स जो है जब स्टिमुलेट होंगे तो क्या होगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन, क्योंकि IP3 और डेग का लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। इसके अलावा ये अल्फा 2 रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है। अल्फा 2 रिसेप्टर्स पे ये एक्ट करके नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज़ को डिक्रीज़ करता है। एपिनेफ्रिन का ये क्या है, एक्शन। एपिनेफ्रिन ब्रोंकोडायलेशन काज करता है बीटा 2 रिसेप्टर्स पे एक्ट करके। तो इसलिए इसको हम लोग एस्थमा के लिए मतलब जब भी ब्रोंकोस्पाज्म हो तो उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं ब्रोंकोडायलेशन काज करने के लिए। हाइपरग्लाइसीमिया, ये हाइपरग्लाइसीमिया काज करता है एपिनेफ्रिन। कैसे, हमें पता है इंसुलिन, ये है इंसुलिन का सेल। इंसुलिन के सेल के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं वो है अल्फा 2, जबकि ये है ग्लूकागान का सेल। इसके ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं ग्लूकागान के ऊपर, सेल के ऊपर, ये जो अल्फ़ा सेल है ये क्या है, बीटा सेल है इंसुलिन का, ये है अल्फ़ा सेल ग्लूकागान का। इसके ऊपर बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं। तो ये एपिनेफ्रिन जो है वो अल्फ़ा 2 पे एक्ट करके, अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, अल्फ़ा 2 तो इनहिबिटरी रिसेप्टर्स होते हैं ना, GI। तो सेल के अंदर CMP का लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा। जब CMP कम हो जाएगा तो यहाँ से इंसुलिन रिलीज़ नहीं होगा। जबकि यहाँ पे ये बीटा 2 रिसेप्टर्स पे एपिनेफ्रिन एक्ट करेगा तो बीटा 2 हमें पता है ये स्टिमुलेटरी रिसेप्टर्स हैं, तो CMP का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। CMP का लेवल जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, यहाँ से ग्लूकागान जो है वो रिलीज़ होगा। और ग्लूकागान का क्या काम है, ये क्या करता है, ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करता है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज बनाता है, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा एपिनेफ्रिन जो है वो लिपोलाइसिस काज करता है। एपिनेफ्रिन क्या करता है, लिपोलाइसिस, ये क्या करता है, ट्राइग्लाइसराइड को जो लिपोसाइट्स के ऊपर बीटा 3 रिसेप्टर्स हैं उसको स्टिमुलेट करता है। तो सेल के अंदर जो है वो CMP का लेवल बढ़ जाएगा। जब CMP ज़्यादा होगा, ये हाई लेवल CMP क्या करेगा, ये HSL को एक्टिवेट करेगा। HSL क्या है, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। ये जब एक्टिवेट होगा ये क्या करेगा, HSL जो है वो ट्राइग्लाइसराइड की ब्रेकडाउन करेगा। किस चीज़ में, फैटी एसिड में और ग्लाइसरोल में, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। इसकी प्रेजेंस में इसकी ब्रेकडाउन होगी। तो ये इसका एक्शन है। अब इसकी यूजेस की तरफ आते हैं कि एपिनेफ्रिन की जो है वो यूजेस क्या क्या हैं। एपिनेफ्रिन जो है सबकुटेनियसली हम लोग इसको यूज़ करते हैं। सबकुटेनियस इसका यूज़ जो है किस लिए, ब्रोंकोस्पाज्म के लिए। तो ये क्या काज करेगा, ब्रोंकोडायलेशन। अगर क्या हो गई है, एलर्जी, किसी बंदे को एलर्जी है किसी चीज़ से, एलर्जेंस की वजह से उसको ब्रोंकोस्पाज्म हो गए तो उसके लिए हम लोग एपिनेफ्रिन देंगे। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन कौन से है, इसमें यह होता है कि एलर्जन क्या करता है, बॉडी में जाके IgE की सिक्रीशन ज़्यादा करता है। IgE जब ज़्यादा होगा ये मास्ट सेल के ऊपर जाके एक्ट करेगा IgE, और यहाँ से हिस्टामिन का रिलीज़ करवाएगा। तो हिस्टामिन क्या करता है, ब्रोंकोस्पाज्म काज करता है। तो ब्रोंकोस्पाज्म जब ये काज करेगा तो एपिनेफ्रिन हम लोग देंगे। एपिनेफ्रिन जब देंगे तो ये क्या करेगा, ब्रोंकोडायलेशन, इसके इफेक्ट, हिस्टामिन के इफेक्ट को रिवर्स करेगा। हिस्टामिन जो है ब्रोंकोस्पाज्म काज करेगा और म्यूकस की सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा करेगा। तो उससे क्या होगा कि बंदे का जो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग उसके लिए फिर क्या यूज़ करते हैं, एपिनेफ्रिन। इसके अलावा एपिनेफ्रिन जो है वो कार्डियक अरेस्ट को रिस्टोर करने के लिए दी जाता है, क्योंकि ये बीटा 1 रिसेप्टर्स पे एक्ट करके हार्ट रेट को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। तो हार्ट जो है वो पंप करना, मतलब हार्ट जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगा और हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा एपिनेफ्रिन जो है वो लोकल एनेस्थीसिया का ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा करता है। लोकल एनेस्थीसिया का ड्यूरेशन इस तरह ज़्यादा करता है, जिस जगह हम लोग लोकली एनेस्थीसिया देंगे ना, उस जगह हम लोग एपिनेफ्रिन भी देंगे। एपिनेफ्रिन क्या करेगा, वहाँ पे जो वेजल्स हैं उनको कंस्ट्रिक्ट करेगी। जब वेजल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो क्या होगा, जो एनेस्थीसिया है सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जाएगा। हम अगर ये वेजल कंस्ट्रिक्शन ना हो तो ये जो एनेस्थीसिया ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर हो के यहाँ से क्या होगा, लिवर में जाएगा और मेटाबोलाइज होकर बॉडी से निकल जाएगा। लेकिन जब हम लोग वेजो कंस्ट्रिक्शन एपिनेफ्रिन देंगे, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, एनेस्थीसिया सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जाएगा, ज़्यादा टाइम तक वहीं पे पड़ा रहेगा, तो ज़्यादा एक्शन भी उसी जगह पे ज़्यादा टाइम तक लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो अपना शो करेगा।
इसके अलावा हम लोग इसको यूज़ करते हैं लोकल हीमोस्टेसिस के लिए। हीमोस्टेसिस क्या है? स्टॉप करना ब्लीडिंग को, ब्लीडिंग की स्टॉप है, ब्लीडिंग को स्टॉप करना, इसको बोलते हैं हीमोस्टेसिस। तो लोकल हीमोस्टेसिस को ये कैसे प्रमोट करता है कि जब ब्लीडिंग होती है क्या होता है, वो ज़ाहिर है वेजल्स को कट लग जाता है ना, और वेजल्स का जो है वो मुंह ओपन हो जाता है तो ब्लीडिंग हो रही होती है। तो ये एपिनेफ्रिन क्या करेगा, ये इसका तो काम है अल्फा 1 रिसेप्टर रिस्पेक्ट करके वेजो कंस्ट्रक्शन। तो जब एपिनेफ्रिन उस जगह पे देंगे, लगाएंगे लोकली जिस जगह से खून निकल रहा है, तो वहाँ पे वो जो वेजल्स है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएंगी, तो ब्लड जो है वो यहाँ से नहीं निकलेगा, वेजल्स क्या हो गए कंस्ट्रक्ट। इसके अलावा एपिनेफ्रिन जो है वो मिड्रियासिस के लिए यूज़ किया जाता है। जब हम लोग आई एग्जामिनेशन करते हैं, रेटिनोस्कोपी वगैरह, तो उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। एपिनेफ्रिन जो है वो आई में जाके अल्फा 1 रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगा। अल्फा 1 रिसेप्टर्स कहाँ पे हैं? प्यूपलरी कंस्ट्रक्टर मसल्स जो हैं वो वहाँ पे आयरस के जो प्यूपलरी कंस्ट्रक्टर मसल्स हैं उसके ऊपर अल्फा 1 प्रेजेंट है। जब ये स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, अल्फा 1 रिसेप्टर्स जब स्टिमुलेट होगा, सॉरी अल्फा 1 रिसेप्टर्स ये प्यूपलरी डायलेटर मसल्स के ऊपर प्रेजेंट है। अल्फा 1 रिसेप्टर प्यूपलरी कंस्ट्रक्टर मसल्स के ऊपर जो है वो M3 रिसेप्टर प्रेजेंट है। अल्फा 1 प्यूपलरी डायलेटर मसल्स के ऊपर प्रेजेंट है। जो ये वाले मसल्स हैं आई में, ये है प्यूपलरी डायलेटर मसल्स और ये है कंस्ट्रक्टर मसल। ये जो डायलेटर मसल्स हैं इनके ऊपर अल्फा 1 रिसेप्टर, ये जब स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, प्यूपल जो है वो पहले अगर इतना था अब ये क्या हो गया, डायलेट हो गया, तो इसको बोलते हैं मिड्रियासिस। एपिनेफ्रिन का जो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं कि ये हम लोग इसको कैसे एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी में। इसको हम लोग IM या फिर IV जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी में, और ये मेटाबोलाइज होके किन चीज़ों में मेटाबोलाइज होता है, मेटानेफ्रीन एंड वेनिलाइल मेंडेलिक एसिड, इन चीज़ों में क्या हो जाता है, ये मेटाबोलाइज हो जाता है। एपिनेफ्रिन के एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या है? एपिनेफ्रिन जो है वो CNS इफेक्ट्स काज करता है। CNS इफेक्ट काज करता है मतलब ये फियर काज करता है, एंजाइटी इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, टेंशन। इसके अलावा ये क्या करता है, टेकीकार्डिया काज करता है। ज़ाहिर है अल्फा बीटा 1 रिसेप्टर रिपेयर करके हार्ट रेट को ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से टेकीकार्डिया काज होता है। हाइपरग्लाइसीमिया काज करता है, ग्लूकागान के रिलीज़ को ज़्यादा करता है, तो बीटा 2 रिसेप्टर रिस्पेक्ट करके तो क्या होगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस ज़्यादा होगी तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, अगर एपिनेफ्रिन को हम लोग नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर के साथ देंगे ना, लाइक प्रोप्रानोलोल है, ये क्या है, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, मतलब ये बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करता है, और इसके साथ हम लोग एपिनेफ्रिन को देंगे। तो एपिनेफ्रिन तो अब बीटा 1 बीटा 2 पे एक्ट नहीं कर सकेगा ना, क्यों, क्योंकि बीटा 1 बीटा 2 को तो प्रोप्रानोलोल ने ब्लॉक कर दिया। बट एपिनेफ्रिन जो है जस्ट अल्फा 1 और अल्फा 2 पे एक्ट करेगा। तो अल्फा 1 पे एक्ट करके ये क्या करेगा, वेजो कंस्ट्रक्शन, तो ब्लड प्रेशर को ये ज़्यादा करेगा। तो हाइपोटेंशन में हम लोग क्या करेंगे, एपिनेफ्रिन को इस तरह दे के ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करवा सकते हैं। ये क्या था एपिनेफ्रिन के बाद। अब हम लोग नॉर एपिनेफ्रिन की तरफ आते हैं। नॉर एपिनेफ्रिन जो है ये क्या है, ये एपिनेफ्रिन के मुकाबले में ये है पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्टर। अगर एपिनेफ्रिन जो है वो ब्लड प्रेशर को इतना इन्हांस करता है, तो नॉर एपिनेफ्रिन ब्लड प्रेशर को इससे डबल इन्हांस करता है, बल्कि ट्रिपल इन्हांस करता है ब्लड प्रेशर को, क्योंकि क्या है, पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्टर। एपिनेफ्रिन तो है हमें पता है ये बीटा 2 पे भी एक्ट करता है ना, नॉर एपिनेफ्रिन जो है वो बीटा 2 पे एक्ट नहीं करता। तो बीटा 2 रिसेप्टर्स जो है हमें पता है ये कहाँ पे हैं, ये स्केलेटल मसल की वेजल्स में। तो एपिनेफ्रिन जब वहाँ पे एक्ट करेगा ना, तो स्केलेटल मसल्स की जो वेजल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी, तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, तो बीपी इतना इन्हांस नहीं होगा जितना नॉर एपिनेफ्रिन करता है, क्योंकि नॉर एपिनेफ्रिन बीटा 2 पे एक्ट नहीं करता, वो जस्ट अल्फा 1 अल्फा 2 और बीटा 1 पे एक्ट करता है। तो हार्ट रेट को भी ज़्यादा करेगा, वेजो कंस्ट्रक्शन भी करेगा, तो बीपी जो है वो सही से ज़्यादा होगा। जबकि एपिनेफ्रिन बीटा 2 पे एक्ट करके थोड़ा सा बीपी को कम कर देता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करके। नॉर एपिनेफ्रिन के एक्शंस क्या,
नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो हार्ट रेट को ज़्यादा करता है। कैसे? बीटा 1 रिसेप्टर्स पे एक्ट करके, बीटा 1 रिसेप्टर्स पे एक्ट करके। बीटा 1 रिसेप्टर्स के क्या है? जीएस रिसेप्टर्स। ये सीएमपी का लेवल जब ज़्यादा हो जाएगा, सीएमपी का लेवल जब ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? पोटाशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। तो पोटाशियम चैनल्स ओपन होने के पोटाशियम जो है वो सारा के सारा बाहर जो है वो लीक हो जाएगा। जब ये बाहर लीक हो तो अंदर नेगेटिविटी बढ़ जाएगी और हाइपरपोलराइजेशन होगी। तो हार्ट या हाइपरपोलराइजेशन, ये तो ब्रेडिकार्डिया के उसमें होगा। सीएमपी जो है जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा? हार्ट रेट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। और ये जो पोटाशियम हाइपरपोलराइजेशन है, ये तो जब पोटाशियम चैनल्स ओपन होंगे उसके बाद हाइपरपोलराइजेशन होगी तो हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ये जब हम लोग क्या देंगे? बीटा ब्लॉकर्स देंगे। इसके अलावा नॉरएपिनेफ्रिन क्या करता है? ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करता है। कैसे ज़्यादा करता है? अल्फा 1 रिसेप्टर्स पे ये एक्ट करके। अल्फा 1 रिसेप्टर्स हमें पता है, क्या पता है कि ये क्या है? जीक्यू रिसेप्टर्स हैं। अल्फा 1 रिसेप्टर्स पे एक्ट करके ये क्या करेगा? वेजो कंस्ट्रिक्शन करके ब्लड प्रेशर को एनहांस करेगा। और इसको हम लोग नॉरएपिनेफ्रिन को कैसे एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी में? आईवी हम लोग इसको एडमिनिस्टर करते हैं। और इसका जो एक्शन है वो है 1 to 2 मिनट इन आवर बॉडी। इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है नॉरएपिनेफ्रिन के? नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो टिश्यू नेक्रोसिस काज करता है। हम लोग क्या करते हैं? मैंने क्या कहा? आईवी इसको देते हैं ना, ये नॉरएपिनेफ्रिन को। तो जब हम लोग आईवी देते हैं, अगर खुदा न खास्ता जिस वेन में हम लोग इसको इंजेक्ट कर रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं जिस वेन में, अगर इस वेन से नॉरएपिनेफ्रिन थोड़ा भी बाहर लीक हो गया टिश्यूज़ में, तो वो जो टिश्यूज़ जहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन लीक हो गया उसकी क्या हो जाएगी? उन टिश्यूज़ की डेथ हो जाएगी। उसको बोलते हैं टिश्यू नेक्रोसिस। तो लीकेज नहीं होनी चाहिए, क्या हो जाएगा? टिश्यू नेक्रोसिस। तो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं? उस जगह पे फिर नॉरएपिनेफ्रिन से बचने के लिए वहाँ पे फिर हम लोग इसका दूसरा कोई सोल्यूशन जो है वो निकालेंगे। जब यहाँ पे क्या होगा? लीकेज होगी। इससे बचने के लिए टिश्यू नेक्रोसिस से बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या देंगे? इसका एंटीडोट आइसोप्रोटेरिनोल है। नेक्स्ट ड्रग आइसोप्रोटेरिनोल। ये भी क्या है? आइसोप्रोटेरिनोल क्या है? नॉरएपिनेफ्रिन क्या था? नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो नॉरएपिनेफ्रिन अल्फा 1, अल्फा 2 और बीटा 1 रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है। और ये जो आइसोप्रोटेरिनोल है ये बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है। ये मतलब बीटा 1 और बीटा 2 का एगोनिस्ट है। आइसोप्रोटेरिनोल सिंथेटिक कैटेकोल अमाइन है। सिंथेटिक कैटेकोल अमाइन है। ये आइसोप्रोटेरिनोल क्या करता है? डिक्रीज करता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस को। कैसे? क्योंकि ये क्या पेरिफेरल रेजिस्टेंस कैसे डिक्रीज करता है? ये क्या है? बीटा 1 और बीटा 2 एगोनिस्ट। बीटा 1 पे एक्ट करके, बीटा 1 रिसेप्टर्स कहाँ पे हमारे पास? बीटा 1 रिसेप्टर्स हमारे पास हार्ट के ऊपर है और किडनी के ऊपर है। तो हार्ट के ऊपर ये एक्ट करके बीटा 1 रिसेप्टर्स पे एक्ट करके हार्ट रेट को ये ज़्यादा करेगा। और किडनी के ऊपर ये एक्ट करके ये रेनिन को रिलीज़ करवाएगा। और रेनिन क्या करता है? ब्लड प्रेशर को इन्हांस करता है। कैसे? रास सिस्टम में एक्ट करके एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, जो बाद में कन्वर्ट होता है एल्डोस्टेरोन में। देन वो क्या करता है? ब्लड प्रेशर को इन्हांस करता है। तो रेनिन को रिलीज़ करता है। इस तरह बीपी जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। और दूसरा बीटा 2 रिसेप्टर्स पे एक्ट करके, बीटा 2 रिसेप्टर्स पे ये एक्ट करेगा। बीटा 2 रिसेप्टर्स कहाँ पे? ये रिस्पिरेटरी सिस्टम में, ब्रोंकाई में। जब ये ब्रोंकाई में बीटा 2 रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगा तो वहाँ पे क्या होगा? ब्रोंकोडाइलेशन काज करेगा। और ये बीटा 2 रिसेप्टर्स हमारे पास दूसरी जगह पे भी हैं, स्केलेटल मसल की वेजल्स में है। तो बीटा 2 रिसेप्टर्स पे जब यहाँ पे एक्ट करेगा आइसोप्रोटेरिनोल तो क्या होगा? वेजोडाइलेशन। तो जब वेजोडाइलेशन होती है तो हमें पता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, तो भी ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस को ये इस तरह से कम करता है। लेकिन एज अ होल ये क्या करता है? ब्लड प्रेशर को इतना ज़्यादा कम नहीं करता, क्योंकि बीटा 1 रिसेप्टर्स पे एक्ट करके रेनिन को भी रिलीज़ करता है और हार्ट रेट को भी इन्हांस करता है। तो ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा ही रहता है। ब्रोंकोडाइलेशन के लिए यूज़ होता है। और इसके जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है
एडवर्स ड्रग रिएक्शन इसके सेम लाइक एपिनेफ्रिन की तरह ही हैं। एपिनेफ्रिन की तरह लाइक फियर, टेंशन, एंजाइटी, टैकीकार्डिया, हाइपरग्लाइसीमिया ये भी बीटा 2 रिसेप्टर्स पे एक्ट करके ग्लूकागॉन के रिलीज को ज़्यादा करता है। तो ग्लूकागॉन जो है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस को ज़्यादा करके ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। टैकीकार्डिया इस तरह काज करता है कि बीटा 1 पे रिसेप्टर्स पे एक्ट करके हार्ट रेट को एनहांस करता है। लिपोलाइसिस को तो इतना ज़्यादा नहीं करता क्योंकि ये बीटा 3 रिसेप्टर्स पे एक्ट नहीं है। बीटा 3 रिसेप्टर्स है ना एडिपोसाइट्स पे, उस पे ज़्यादातर एपिनेफ्रिन ही एक्ट करता है।